फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 प्रोच सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यानी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस प्रश्न को हम लोग इसके आंसर के साथ यानी इसके उत्तर के साथ समझते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है, हाउ वाज स्प्रिंग टू नेहरू एट देहरादून, यानी देहरादून में नेहरू जी के लिए जो ये स्प्रिंग सीजन होता था, बसंत की जो ऋतु होती थी, वह कैसी होती थी। इसका आंसर लिखा गया है, स्प्रिंग वाज वेरी प्लीजेंट टू नेहरू एट देहरादून। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। क्या होता है? सुहावना या आनंददायक। यानी स्प्रिंग जो सीजन था नेहरू जी के लिए देहरादून में बहुत ही ज़्यादा सुहावना होता था, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक होता था। यानी नेहरू जी को ना देहरादून में ये जो स्प्रिंग का सीज़न होता था, बसंत का जो ऋतु होता था, बहुत ही ज़्यादा सुहावना लगता था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, व्हाट प्रिविलेज नेहरू हैड एट देहरादून जेल, यानी देहरादून जेल में नेहरू जी को कौन सा प्रिविलेज प्राप्त था, मतलब कौन सी सुविधा इनको दी गई थी। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, नेहरू वाज अलाउड टू वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखिए फ्रेंड्स, नेहरू जी को ना देहरादून जेल में अलाउड यानी परमिशन दिया गया था, अलाउ किया गया था, जेल का जो गेट होता है उसके सामने तक इन मतलब टहल के जाते थे और फिर वहाँ से वापस आते थे। और ऐसा वह दिन भर में सुबह और शाम में करते थे, यानी सुबह में भी और शाम में भी जेल गेट तक जाते थे और वहाँ से दोबारा वह वापस अपने छोटे से सेल में लौट आते थे। यही सुविधा इनको देहरादून जेल में प्राप्त था और दी गई थी। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, हैड नेहरू लाइक्ड मानसून डेंस, क्या नेहरू जी को मानसून डेंस यानी मानसून की जो बरसात होती थी, मानसून की जो वर्षा होती थी, इनको अच्छा लगता था, इनको बहुत पसंद था। आइए आंसर देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, येस नेहरू लाइक्ड एंड वेलकम्ड द मानसून डेंस। हाँ, नेहरू जी को ना ये जो मानसून की बारिश होती थी, मानसून की जो वर्षा होती थी, ये ना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था और ये मानसून की वर्षा का ना वेलकम करते थे, उसका स्वागत करते थे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्नेक्स वेयर फाउंड इन नेहरू सेल, यानी नेहरू जी के सेल में कितने स्नेक्स मतलब कितने सांप, कितने सर्प पाए गए थे। इसका आंसर है इसमें 3 और 4 स्नेक्स वेयर फाउंड इन नेहरू सेल, यानी नेहरू जी के सेल में 3 से 4 सांप पाए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है, व्हाई कुड नॉट नेहरू सी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि नेहरू जी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स यानी अधिकांश पक्षियों को नहीं देख पाते थे। क्यों नहीं देख पाते थे? इसका आंसर लिखा गया है, देयर वेयर नो ट्रीज इन हिज लिटिल यार्ड सो ही कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ बर्ड्स। मोस्ट ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है अधिकांश पक्षियाँ। ठीक है, आइए फ्रेंड्स इसका हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, नेहरू जी का जो लिटिल यार्ड था, इनका मतलब छोटा सा जो आंगन था, छोटा सा जो जगह था इनके सेल के बाहर, उसमें ना एक भी पेड़ पौधे नहीं थे, जिसकी वजह से नेहरू जी अपने लिटिल यार्ड में मतलब छोटे से जगह में, छोटे से आंगन में, जिस सेल में इनको रखा गया था वहाँ पे जो छोटा सा जगह था, वहाँ पे ना एक भी वृक्ष नहीं था, एक भी ट्रीज नहीं था, जिसकी वजह से ना वह अधिकांश पक्षियों को, मोस्ट ऑफ बर्ड्स मतलब वो अधिकांश पक्षियों को नहीं देख पाते थे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, वेयर डिड नेहरू केम इन कॉन्टैक्ट विथ एनिमल्स मस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि नेहरू जी ज़्यादातर जानवरों के संपर्क में आए। तो कहाँ पर आए थे? यानी नेहरू जी ना जानवरों के संपर्क में बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो जानवरों के संपर्क में ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा आए थे? इसका आंसर लिखा गया है, नेहरू केम इन कॉन्टैक्ट विथ एनिमल्स मोस्टली इन प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है जेल। क्या होता है? जेल, जिसे हम लोग कैदी खाना या कारागार भी कहते हैं। तब ये जो नेहरू जी ना अधिकांश जानवरों के संपर्क में जो आए थे जब वह जेल में थे तब, यानी जेल में उन्हें अकेले रहना पड़ता था और वो अपना जेल की थकावट और जेल में जब वो अकेलापन महसूस करने लगते थे, जब वो जेल में रहते रहते थक जाते थे, जब बोर फील उनको होने लगता था, तो वहाँ रहने वाले जानवरों को वो पसंद करते थे और उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, समय बिताया करते थे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव्स इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून, यानी
नेहरू जी देहरादून के जो छोटा सा सेल था, यानी छोटे से सेल में इनको कितने दिन रहना पड़ा? इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, नेहरू लिव्ड इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल फॉर 14.5 मंथ। इसका मतलब ये हुआ नेहरू जी को देहरादून के छोटे से सेल में 14.5 महीने रहना पड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। Whom did Nehru treat as his old friends? Can you make friends with them? इसका मतलब ये हुआ कि नेहरू जी किसे मतलब ओल्ड फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते थे, मतलब व्यवहार करते थे। यानी नेहरू जी जेल में किसको अपना पुराना मित्र मानते थे? कैन यू मेक फ्रेंड्स विथ देम? नेहरू जी जिसे अपना पुराना मित्र मानते थे, क्या आप उसे भी अपना मित्र मानेंगे? क्या आप उसे भी अपना मित्र बना सकते हैं? आइए फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। नेहरू हैड एफेक्शन एंड रिस्पेक्ट इवन टीनिएस्ट एनिमल्स। इसका मतलब ये हुआ नेहरू को ना बहुत ही ज़्यादा एफेक्शन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, एंड रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान था, इवन टेनिएस्ट एनिमल्स मतलब छोटे से छोटे जानवरों के प्रति भी इनके मन में बहुत ज़्यादा एफेक्शन यानी प्रेम था और रिस्पेक्ट और मान सम्मान था। ही डेरिव्ड प्लीजर फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स। डेरिव्ड मतलब होता है प्राप्त करना। तो ये जो है ना नेहरू जी वो उन छोटे छोटे जानवरों को देखकर, डिफरेंट एनिमल्स मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो जानवर्स होते थे उन सभी को ये देखकर इनको ना प्लीजर यानी आनंद की प्राप्ति होती थी, इसीलिए ये छोटे से छोटे जानवरों को देखते थे और आनंद की प्राप्ति करते थे। ही हेल्प्ड देम व्हेन दे नीडेड सो, मतलब ये जो है ना नेहरू जी उनका मदद भी करते थे जब भी उनको नीडेड, जब भी उनको आवश्यकता होती थी मदद की, मतलब जानवरों को अगर मदद की आवश्यकता होती थी तो नेहरू जी उसका मदद भी किया करते थे। ही फीड एंड नर्स्ड देम व्हेन दे वेयर हंग्री और इल। इसका मतलब ये हुआ कि जब वे छोटे छोटे जानवर जब वो बीमार पड़ जाते थे, क्या हो जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, या जब वो भूखे रहते थे तो नेहरू जी ना उन्हें खाना भी खिलाते थे एंड नर्स्ड देम और उनका इलाज भी करते थे। देखिए आगे क्या लिखा गया है, दस बर्ड्स इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स वेयर हिज ओल्ड फ्रेंड्स। इसीलिए मतलब ये जो पक्षियाँ थे, कीड़े मकोड़े थे, इंसेक्ट मतलब था कीड़ा मकोड़ा, एंड स्मॉल एनिमल्स और जो छोटे छोटे जानवर थे, वेयर हिज ओल्ड फ्रेंड्स वे उनके पुराने मित्र बन गए थे। येस आई ऑल्सो लव ऑल दिस लिविंग बींग्स एंड दे आर माई फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ अगर मतलब ये छोटे छोटे जानवर अगर हम मुझे भी मिलेंगे तो हम भी मुझे भी उनसे मतलब प्रेम होगा, हम भी उन्हें मतलब प्रेम करेंगे और मेरा भी उनके साथ लगाव हो जाएगा। और दीज लिविंग बीइंग्स एंड दे आर माय फ्रेंड्स, और मैं उनके साथ दोस्ती भी करना पसंद करूंगा। इसका मतलब ये हुआ यानी जिस प्रकार से ये जो नेहरू जी को छोटे छोटे जानवरों से प्रेम था, लगाव था, ये उनका केयर करते थे, उसी प्रकार से हम भी मतलब अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं छोटे से छोटे जानवरों को मतलब उसका केयर करूँगा और उसको अपना मित्र बनाना चाहूँगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। Who were the other occupants of the little cell? Did Nehru like them? Occupants मतलब होता है साथी, क्या होता है साथी, तो इसमें लिखा गया है वैसे occupants का मतलब होता है कैदी, क्या होता है कैदी, और ये जो मतलब नेहरू जी खुद ही एक कैदी थे, तो मतलब वही बात इसमें पूछा जा रहा है कि लिटिल सेल में नेहरू जी के साथ कौन बंद था कैद खाने में और कौन बंद था। डिड नेहरू लाइक देम, क्या नेहरू जी उसे लाइक करते थे, क्या नेहरू जी उसे पसंद करते थे। आइए फ्रेंड्स आंसर देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल वेयर वैप्स हॉर्नेट एंड लिजार्ड। देखिए ये जो मतलब ऑक्यूपेंट्स जो था मतलब और जो जीव थे जो उसमें मतलब कैदी बन के रहते थे, मतलब और भी मतलब जीव थे जो उनके छोटे से सेल में घर बना के रहते थे, उसमें कौन था, वेस्प हॉर्नेट यानी मतलब टिड्डा, और ये जो हॉर्नेट मतलब जिसको हम लोग बिरहनी ना कहते हैं उसी को इसमें वेप्स और हॉर्नेट बोला गया है। तो मतलब टिड्डा और बिरहनी भी उनके साथ, और साथ ही लिजार्ड यानी छिपकली भी उनके साथ ऑक्यूपेंट्स बन के रहता था, मतलब कैदी बन के रहता था उनके छोटे से सेल में। नेहरू लाइक्ड देम वेरी मच, और नेहरू जी ना इन सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, यानी नेहरू जी को ये सब बहुत अच्छा लगता था, ये जो छोटे छोटे जानवर उनके साथ ऑक्यूपेंट्स बन के रहते थे, कैदी बन के रहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्रेश मैंगो लीव्स व्हेन डू दे बिकम ग्रीन। यानी ये जो मैंगो लिप्स यानी आम के जो फ्रेश पत्ते होते हैं, जो ताज़े पत्ते होते हैं, उनका कलर कैसा होता है। व्हेन डू दे बिकम ग्रीन, और ये जो मैंगो जो लिप्स होते हैं मतलब आम के जो पत्ते होते हैं ये ग्रीन कब हो जाते हैं, हरे कब हो जाते हैं। देखिए आंसर में क्या लिखा गया है, द कलर ऑफ द फ्रेश मैंगो लिप्स आर ऑफ रेडिश ब्राउन। यानी ये जो मैंगो लिप्स होते हैं, आम के जो ताज़े पत्ते होते हैं, इनका जो कलर होता है ना वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है।
एंड चॉकलेट, और चॉकलेट के कलर का होता है। बट देन सून चेंज्ड देयर कलर एंड बिकम ग्रीन, लेकिन बहुत जल्द ही इसका कलर ना मतलब इसका जो मतलब रंग होता है वो बदल जाता है। और कौन से रंग में बदल जाता है? हरे रंग में। कौन से रंग में? हरे रंग में। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ARE होगा। क्या होगा? ARE। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप लोग इसे सही कर लेंगे। लिप्स आर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। व्हाट मेड नेहरू कुप्ड अप, मतलब किस कारण से नेहरू जी को कुप्ड अप मतलब ये छोटे से सेल में बंद होके रहना पड़ता था, किस वजह से? मतलब कभी कभी इनको सुबह शाम में गेट तक घूमने जाने का परमिशन था, लेकिन कभी कभी ना ये गेट तक भी घूमने के लिए नहीं जाते थे और छोटे से सेल में इनको कुप्ड अप रहना पड़ता था, बंद होके रहना पड़ता था। ऐसा क्यों होता था? आइए आंसर पढ़ते हैं। विदिन द फर्स्ट 5 और 6 वीक्स ऑफ द मानसून ब्रेक, यानी मानसून के 5 से 6 सप्ताह, मतलब मानसून आता था ना उसके फर्स्ट यानी प्रथम जो 5 से लेके 6 सप्ताह जो होता था, देयर हैड बीन हेवी रेन, मतलब उसमें ना बहुत तेज़ बारिश होती थी। अबाउट 50 to 60 इंचेस, मतलब 50 से 60 इंच बारिश होती थी। रेन एंड सो इट वाज नॉट प्लीजेंट, इसीलिए मतलब ये बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं होता था, बिल्कुल भी सुहावना नहीं होता था फॉर नेहरू टू सीट इन ये स्मॉल प्लेस, मतलब छोटे से जगह में दिन भर बंद होके रहना इनको बिल्कुल भी प्लीजेंट मतलब बिल्कुल भी सुहावना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जब देहरादून में ना मानसून आती थी तो उसके ना प्रथम 5 से 6 सप्ताह जो होता था, 5 से 6 सप्ताह जो होता था उसमें ना बहुत तेज़ बारिश होती थी, जिसकी वजह से ये जो नेहरू जी थे ना इनको एक छोटे से सेल में ही बंद होकर रहना पड़ता था, क्योंकि वो बारिश में कैसे घूमने जाते, इसीलिए इनका जो सेल है वो उसे खोला नहीं जाता था और इनको ना सारा टाइम जो है एक छोटे से सेल में बैठकर ही रहना पड़ता था, इसीलिए इनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब तेज़ बारिश होती थी। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मींट फॉर, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल। देखिए इसमें लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे एल के जगह पे आई लिखा गया, आप लोग सही कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग में ना एल छूट गया है, JAIL होगा जेल का, ठीक है। इसमें एल छूट गया, आप लोग लिख लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। मैं नेक्स्ट टाइम से दूसरा टाइप राइटर रखूँगा जो मतलब सही तरीके से टाइप करेगा, वैसे आप लोग इसे सही कर लेंगे। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मींट फॉर, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल। इसका मतलब ये हुआ यूरोपियन लॉकअप का मतलब क्या होता है, और ये जो यूरोपियन लॉकअप था ना अदर जेल से मतलब दूसरा जो जेल होता है उससे ये किस प्रकार से अलग था, मतलब भिन्न था। डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न या अलग। आइए फ्रेंड्स इसका आंसर पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है द यूरोपियन लॉकअप वाज मींट फॉर यूरोपियन कॉन्विक्ट्स एंड अदर्स। इसका मतलब ये हुआ ये जो यूरोपियन लॉकअप था ना मतलब इसमें ना यूरोपियन कॉन्विक्ट्स मतलब यूरोप के जो कॉन्विक्ट्स थे और यूरोप के जो कैदी थे उनको रखा गया था, एंड अदर्स और उनके साथ और भी दूसरे कैदी भी वहाँ पे रहते थे। इट लोकेटेड इन अनदर स्मॉल बिल्डिंग, मतलब ये जो ना मतलब लोकेटेड था मतलब ये ना बना हुआ था मतलब स्थित था कहाँ पे, तो दूसरा जो एक छोटा सा बिल्डिंग था ना उसी में ये यूरोपियन लॉकअप लोकेटेड था, स्थित था। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, मतलब ये जो यूरोपियन लॉकअप था ना मतलब वो इनक्लोज नहीं था, मतलब वो घिरा हुआ नहीं था, किस चीज़ से? दीवालों से, मतलब यूरोपियन लॉकअप दीवालों से घिरा हुआ नहीं था। द सीन ऑफ द माउंटेन्स एंड लाइफ ऑफ आउटसाइड वॉज क्वाइट विजिबल फ्रॉम इनसाइड द सेल, यानी ये जो यूरोपियन लॉकअप था ना मतलब वह दीवालों से घिरा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से माउंटेन्स यानी पहाड़ या ये जो पर्वत था वहाँ पे जो हिमालय पर्वत था मतलब उसका सीन उसका दृश्य, एंड आउट ऑफ साइड मतलब बाहरी जीवन का जो दृश्य था क्वाइट विजिबल मतलब पूरे तरीके से मतलब वह दिखता था इनसाइड द सेल, यानी यूरोपियन लॉकअप में आप रहते हैं ना यूरोपियन लॉकअप के अंदर से भी आपको बाहर का जो मतलब पर्वत का जो नज़ारा था, हिमालय पर्वत का जो सुंदरता था और बाहरी जीवन का जो दृश्य था उसको आप आसानी से देख सकते थे। व्हिच मेड इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल, और इसीलिए ये जो यूरोपियन लॉकअप था ना दूसरे जेल से क्या था? डिफरेंट था, मतलब अलग था, क्योंकि आप इस छोटे से जेल में बैठ कर ही मतलब अंदर लॉकअप में बैठ कर भी मतलब बाहरी खूबसूरती को देख सकते थे और उसका आनंद उठा सकते थे, इसीलिए यूरोपियन लॉकअप ना अदर जेल से डिफरेंट था, मतलब अलग था। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। व्हिच साइड्स डज नेहरू कॉल गे एंड चियरिंग, मतलब वह कौन सा साइड था, मतलब वह कौन सा दृश्य था जिसको नेहरू जी कॉल मतलब कहते हैं गे एंड चियरिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंददायक कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब आनंद देने वाला कहते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। नेहरू was highly impressed to see the beauty of the spring which had a pleasant message of bringing new leaves in the
डिन्यूड, डिन्यूड का मतलब होता है लीफलेस ट्रीज। आइए फ्रेंड्स इसका हिंदी को समझते हैं। लिखा गया नेहरू वाज हाईली इम्प्रेस्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग। मतलब नेहरू जी जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। टू सी मतलब देख कर, किस चीज़ को, द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग की जो सुंदरता होती है ना उसको देखकर नेहरू जी ना बहुत ही ज़्यादा उससे क्या थे, इम्प्रेस्ड थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा उससे प्रेरित थे और प्रभावित थे। हुई हैड ए प्लीजेंट, जो बहुत ही ज़्यादा सुहावना होता था, एंड मैसेज, और वो मतलब मैसेज देता था, और ब्रिंगिंग न्यू लिव्स इन द डिन्यूड लीफलेस ट्रीज। मतलब देखिए बसंत का, स्प्रिंग का जो सीजन होता है इसमें ना जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें ना पत्ते आ जाते हैं। क्या क्या आ जाते हैं? पत्ते आ जाते हैं। जो लीफलेस ट्रीज होता है उसमें क्या आ जाता है? पत्ते आ जाते हैं। और इसीलिए मतलब ये जो दृश्य होता था ना स्प्रिंग सीजन में, जो मतलब पौधे में जब पत्ते आ जाते थे, पेड़ पौधे में पत्ते आ जाते थे, ये जो दृश्य था ना इसको देख कर ना नेहरू जी को ना बड़ा ही अच्छा लगता था और बहुत ही ज़्यादा आनंददायक लगता था। आगे क्या लिखा गया? ही सडनली फाउंड न्यू लिव्स कमिंग आउट ऑफ द ट्रीज। मतलब ये जो स्प्रिंग सीजन होता है ना इसमें ना सडनली अचानक ही न्यू लिव्स कमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, मतलब जितने भी लीफलेस वुड होते हैं ना इसमें ना बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं, बहुत सारे लिव्स आ जाते हैं, बहुत सारे पत्ते लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्प्रिंग सीजन में जो ये पौधों का जो दृश्य होता है ना इनको बहुत ही ज़्यादा गे एंड चियरिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक लगता है। इट वॉज रियली ए गे एंड चियरिंग साइट। और ये कहते हैं कि यह वास्तव में बड़ा ही आनंददायक दृश्य होता है, बहुत ही आनंददायक साइट होता है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। व्हाट मेड नॉइज लाइक एन आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट। मतलब वह कौन सा, मतलब नॉइज होता था, वह कौन सा आवाज़ होता था जो ऐसा लगता था जैसे आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट की तोप खाने से बमबारी हो रही है। आइए फ्रेंड्स इसके हिंदी को समझते हैं। इन आटम और इन विंटर समटाइम्स इट रेंड विथ थंडर। इसमें लिखा गया आटम में यानी आटम सीजन में और विंटर सीजन में यानी हेमंत ऋतु में और सर्दी ऋतु में, समटाइम्स कभी कभी, इट रेंड विथ थंडर मतलब मतलब बहुत ही तेज़ बारिश होती थी, और थंडर मतलब वो क्या कहता है, वो जो मतलब आकाश में जो बिजली चमकती है और वहाँ से जो मतलब आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? थंडर कहते हैं। तो मतलब थंडर के साथ मतलब ये जो तेज़ बारिश होती थी ओकेजनली कभी कभी दे देयर वुड बी हेल स्टॉर्म्स विथ हेल स्टोन्स। हेल स्टॉर्म्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। क्या होते हैं? ओले। तो कभी कभी ना मतलब तेज़ बारिश होती थी यानी मूसलाधार बारिश होती थी और ओले भी गिरते थे। बिगर देन मार्बल कमिंग डाउन ऑन द कॉरिगेटेड आयरन्स रूफ एंड मेकिंग ए ट्रेमेंडस नॉइज। देखिए कभी कभी मूसलाधार बारिश होती थी और ओले गिरते थे, और ये जो ओले होते थे ना ये मार्बल से भी बड़े बड़े होते थे। और ये जब कॉरिगेटेड आयरन रूफ्स का मतलब होता है नालीदार छत पे जब ये गिरती थी ना, एंड मेकिंग ए ट्रेमेंडस नॉइज तो बहुत तेज़ आवाज़ होती थी, समथिंग लाइक एन आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट, और ऐसा लगता था जैसे तोप खाने से ना बमबारी हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि आटम सीजन में और विंटर सीजन में यानी हेमंत ऋतु में और सर्दी ऋतु में जब तेज़ बारिश होती थी और उससे मतलब बिजली चमकती थी और उससे जो आवाज़ें निकलती थी और मूसलाधार बारिश के साथ जब ओले गिरते थे तो बहुत तेज़ आवाज़ होती थी और ऐसा लगता था जैसे तोप खाने से बमबारी हो रही है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। देहरादून हैड ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स, मेक ए लिस्ट ऑफ द बर्ड्स दैट मेक दिस वैरायटी। यानी इसमें लिखा गया देहरादून में ना, देहरादून जेल में वैरायटी ऑफ बर्ड्स मतलब अलग अलग प्रकार के बर्ड्स थे, अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ थी। मेक ए लिस्ट ऑफ द बर्ड्स दैट मेक दिस वैरायटी, और इसमें बताया गया कि आप ना लिस्ट बनाइए, मतलब एक लिस्ट बनाइए और बताइए कि उसमें कौन कौन से बर्ड थे जो मतलब वैरायटी ऑफ बर्ड्स बनाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ कौन कौन सी पाई जाती थी उसका नाम इसमें लिखना है। इसमें बताया गया है आंसर में, देहरादून हैड ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड देयर वाज ए रेगुलर जंबल ऑफ सिंगिंग एंड लाइवली चैटरिंग। देखिए देहरादून में ना वैरायटी ऑफ बर्ड्स मतलब अलग अलग किस्म की अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ थी, एंड देयर वाज ए रेगुलर जंबल, और जंबल में से होता है घाल मेल। क्या होता है? घाल मेल, इसे आप मेल जोल भी कह सकते हैं। ये मतलब पक्षियाँ जो थी देहरादून में हमेशा जंबलिंग करती थी, जंबल करती थी, मतलब घाल मेल करती थी। कैसे? द सिंगिंग गाकर एंड लाइवली चैटरिंग, और चहचहाकर, मतलब पक्षियाँ सब बहुत सारी रहती थी और ये सब क्या करती थी? रेगुलर मतलब नियमित रूप से। रेगुलर मीन्स क्या होता है? नियमित रूप से ये सब क्या करती थी? गाती थी और चहचहाती थी। वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन देहरादून जेल, मतलब देहरादून जेल में ना वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स मतलब अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ रहती थी। होम नेहरू हैपन टू सी एंड लिसन वेयर, मतलब जिसमें से नेहरू जी ना उसको क्या करते थे? देखा करते थे और लिसन और उसे सुना करते थे। उसमें से कौन कौन है? कुक्कू कोयल हो गया, ब्रेन फीवर हो गया, ईगल्स हो गया, काइट्स हो गया एंड वाइल्ड डक्स, मतलब ये सभी क्या है? बर्ड्स है जिसको नेहरू जी देखा करते थे और उसको सुना भी करते थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है।
व्हाई वाज बर्ड फीवर नेम्ड सो, यानी ये जो बर्ड फीवर जो पक्षी है इसको बर्ड फीवर नाम क्यों दिया गया है। द ब्रेन फीवर बर्ड was so named because it wonderfully went on repeating the same notes continuously in daytime and at night, in sunshine days and in rainy days। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। ये जो ब्रेन फीवर जो बर्ड होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में ना बर्ड फीवर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी ब्रेन फीवर होगा। क्या होगा? ब्रेन फीवर। यानी ये जो बर्ड है ना इसका क्या नाम है? ब्रेन फीवर ही नाम है। आप लोग यहाँ पे ब्रेन फीवर कर लेंगे जब लिखेंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यानी ये जो ब्रेन फीवर जो है ना इसको ब्रेन फीवर नाम क्यों दिया गया है? तो ब्रेन फीवर को इसलिए ब्रेन फीवर नाम दिया गया है क्योंकि ये ना मतलब लगातार वंडरफुली मतलब आश्चर्यजनक रूप से वेंट ऑन रिपीटिंग मतलब ये ना दोहराते रहती है। क्या दोहराती रहती है? द सेम नोट्स कंटिन्यूअसली, मतलब एक ही प्रकार से मतलब वो ना लगातार बोलते रहती है। इन डे टाइम दिन में भी, एंड एट नाइट और रात में भी, इन सनशाइन और धूप वाले दिन में भी, एंड इन रेनी डेज और वर्षा के दिनों में भी। तो फ्रेंड्स ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उसके जो आंसर थे उसको मैं समझाया हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के फिर कोई दूसरे नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं दोबारा आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ।